हरियाणा के झज्जर से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक दुकान में लूटपाट करने पहुंचे बदमाश पर उल्टा दुकानदार ने ही फायरिंग कर दी। लूटपाट के इरादे से दुकान में घुसे बदमाश ने दुकानदार पर पिस्तौल तान दी, जिसके बाद खुद को बचाने के लिए उसने बदमाश पर फायर कर दिया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि मुंह को कपड़े से ढका बदमाश काउंटर पर बैठे दुकानदार के पास पहुंचा और फिर उसके ऊपर पिस्तौल तान दी। दुकानदार ने बताया कि उसने उस पर फायर करने की कोशिश की थी। उसने फायर करने की नीयत से मेरे ऊपर प्रेस करा, अटक गया, किसी कारणवश वो चला नहीं। हादसे के बाद दुकान के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ देर में पुलिस भी वहां पहुंची और दुकानदार का बयान लेकर जांच शुरू कर दी। दुकानदार ने अपने बचाव में अपने लाइसेंसी से उस पर फायर किया। पुलिस जांच कर रही है। फायरिंग में बदमाश को 2 गोलियां लगीं और फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। सौभाग्य की एक बात है कि देश में हथियार रखने का लाइसेंस ऐसे ही मौकों के लिए दिया जाता है ताकि बदमाशों से हम लोग अपनी जान और कारोबार की हिफाजत कर सकें। हालांकि ज्यादातर यही देखा गया कि लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल हम लोग रौब गांठने और शादी ब्याह जन्मदिन के जश्न में फायरिंग करने के लिए ही करते हैं। कानून की नजर में जश्न मनाने के लिए लाइसेंसी हथियार से गोली चलाना गलत है, लेकिन खुद को बचाने के इरादे से गोली चलाने की छूट कानून भी देता है। और अगर आत्मरक्षा में चलाई गई गोली हमलावर को लग भी जाए तो कानून इसे गलत नहीं मानता। झज्जर पुलिस ने भी इसीलिए दुकानदार को गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज देखने से यही लग रहा है कि उसने अपने आप को बचाने के लिए गोली चलाई थी। उसी वजह से दुकान में तमंचा लेकर घुसा बदमाश अपने मंसूबों में नाकाम रहा और भाग भी नहीं पाया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हमलावर का इरादा सिर्फ दुकान लूटने का था या फिर दुकानदार से कोई रंजिश भी थी। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और एक्टर तापसी पन्नू के घर पर हुई छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने उनके फोन और लैपटॉप भी जब्त किए। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू और उनके साथियों के ठिकानों पर छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान आयकर विभाग ने दोनों के लैपटॉप और फोन भी अपने कब्जे में ले लिए। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप अभी पुणे में ही हैं, जहां उनसे एक होटल में पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक छापेमारी में इन कंपनियों की कमाई और शेयरों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी के सबूत मिले। बताया गया कि आयकर विभाग को 350 करोड़ रुपए की टैक्स गड़बड़ी का भी पता चला है, जिसके बारे में कंपनी के अधिकारी कोई जवाब नहीं दे सके। जबकि तापसी पन्नू के खिलाफ भी इसी तरह की गड़बड़ी मिलने का दावा किया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो छापेमारी है वो दूसरे दिन भी जारी है और अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के दफ्तरों में ये छापेमारी जारी है। साथ ही साथ कई जो पीआर टैलेंट एजेंसीज है वहां पर भी छापेमारी चल रही है। बंगाल में मिठाइयों पर भी चुनावी रंग चढ़ने लगा। राज्य में इन दिनों बीजेपी और टीएमसी के नेता ताल ठोक रहे हैं, जिनकी सभाओं में जय श्री राम और खेला होबे जैसे नारे खूब गूंज रहे हैं। और कोलकाता की एक मिठाई की दुकान ने भी चुनावी माहौल में लोगों के मुंह में मिठास घोलने के लिए इन्हीं नारों को चुना। वहां खास तौर पर कुछ ऐसी मिठाइयां तैयार की गईं जिन पर जय श्री राम और खेला होबे जैसे नारे लिखे गए। इसके अलावा मिठाइयों पर बीजेपी, टीएमसी और लेफ्ट के चुनाव चिन्ह भी नजर आए। इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी के बढ़ते क्रेज को देखकर स्पेशल संदेश भी बनाए गए, जिन पर इन दोनों की तस्वीरें दिखी। कोलकाता में एक ऐसी दुकान है बलराम मलिक साहब की, जो इस चुनावी हिंसा के बीच में भी कहीं ना कहीं मिठास भरने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भी संदेश है, ममता दीदी का भी। बंगाल में तीखे बयानों और कड़वाहट से भरे वार पलटवार के बीच चुनावी रंग में रंगी ये मिठाइयां लोगों को मीठा संदेश देती हैं। बंगाल का पॉलिटिक्स में जितना भी कड़वाहट हो, बंगाल अपना मिठास कभी नहीं खोएगा। माना जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, इन मिठाइयों की डिमांड बढ़ेगी। बात की एक बात यह कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता में ये मौजूद हैं। पिछले कई साल से हम लोग राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक विचारों के टकराव से जन्मी कड़वाहट ही देख रहे हैं इस प्रदेश में। ऐसे में पश्चिम बंगाल में छेने से बनने वाली मिठाई संदेश के जरिए हम लोगों को एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश की गई है। संदेश ये कि अगर एक ही दुकान में बनी अलग अलग पार्टियों के नारों और चुनाव निशान वाली मिठाइयों का स्वाद एक सा है, उनकी मिठास में कोई फर्क नहीं है, फिर हम अलग अलग पार्टियों का समर्थक होकर भी एक साथ शांति से क्यों नहीं रह सकते। कोलकाता में हर त्योहार, हर उत्सव में लोगों का मिजाज नापने का पैमाना भी संदेश के डिजाइन में झलकता रहा है। मिठाइयों के डिजाइन ही इस बात से तय होता है कि कोलकाता के लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में क्या है। इस नजरिए से भी ये चुनावी मिठाइयां राजनीतिक तस्वीर की झलक दिखा रही हैं। वहां सबसे ज्यादा शोर बीजेपी के जय श्री राम और टीएमसी के खेला होबे नारे का ही है। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का कोई नारा अभी लोगों की जबान पर नहीं चढ़ा है, इसलिए संदेश पर भी टीएमसी और बीजेपी के नारे का रंग ही दिख रहा है। पुलिस को तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपियों की हत्या की बड़ी साजिश का पता चला। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के आरोपियों को तिहाड़ जेल में
पारा देकर मारने की साजिश थी, जिसकी भनक लगने पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे नाकाम कर दिया। बताया गया कि पुलिस को तिहाड़ जेल में पारा भी मिला। साथ ही जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपियों की हत्या की कोशिश के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आरोप है कि इनमें एक ने जेल में बंद शाहिद नाम के कैदी को पारा पहुंचाया था। जिन आरोपियों को मारने की साजिश थी, उन पर पिछले साल 23 फरवरी को दिल्ली दंगों के दौरान राजधानी के मौजपुर और शिव विहार इलाके में कुछ लोगों की हत्या का इल्जाम है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपियों को मरकरी देकर जेल में मारने की साजिश थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इस साजिश को नाकाम कर दिया। यूपी के आगरा में अवैध कब्जा हटाने गई जिला विकास अधिकारी अरुण मौली को भीड़ ने घेर लिया। वो अपनी टीम के साथ सरकारी जमीन पर बनाई गई एक दीवार को तोड़ने वहां पहुंची थी, लेकिन वहां उन्हें कई लोगों ने घेर लिया और उन्हें कार्रवाई करने से रोकने लगे। एक आदमी तो इस कदर भड़क गया कि उसने काफी देर तक उनसे बहसबाजी की। भीड़ में शामिल कुछ लोग तो उस दीवार को तोड़ने के लिए वहां ले जाई गई खुदाई करने वाली मशीन पर भी चढ़ गए, ताकि किसी भी तरह इस कार्रवाई को रोका जा सके। काफी देर तक वहां ऐसा ही माहौल बना रहा, लेकिन पुलिस बल और अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंची जिला विकास अधिकारी ने अवैध कब्जे को ध्वस्त करवा दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि आगरा में जिस दीवार को हटाने पर दंगल हुआ, वो एक आध्यात्मिक संस्था के आश्रम की है। आश्रम के पास बसे गांवों के लोगों का आरोप था कि सार्वजनिक रास्ते को दीवार बनाकर बंद कर दिया गया है, जबकि आश्रम से जुड़े लोग इसे बेबुनियाद बताते रहे। पहले भी इस मामले पर गांव वालों और आश्रम के बीच विवाद हुआ था। उसे सुलझाने से पहले ही प्रशासन ने जिस सरकारी कब्जे से नक्शे के आधार पर दीवार गिराई, उस पर भी सवाल उठ गए। आश्रम के लोगों ने आरोप लगाया कि नक्शा वास्तविक पैमाने के आधार पर नहीं था। दीवार गिराने पर लोगों ने अफसरों को भी घेर लिया। बाद में आश्रम समर्थकों ने थाने का भी घेराव किया। अंत में प्रशासन ने उन्हें भरोसा दिया कि जमीन की दोबारा नाप कराई जाएगी और उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई होगी। खबर है कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से झटका खाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में सीमित सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। न्यूज 18 के संजय तिवारी की रिपोर्ट है कि AIMIM बंगाल की करीब 10 सीटों पर ही चुनाव लड़ सकती है। खबर है कि ओवैसी ने यह फैसला अब्बास सिद्दीकी से मिले झटके के बाद किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि वो बिहार की तर्ज पर बंगाल में भी सीमित सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे, जिनमें उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिले की चुनिंदा सीटें शामिल हैं। इसकी एक वजह इन जगहों पर मुस्लिम समुदाय के वोटरों की अच्छी खासी आबादी को माना जा रहा है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में करीब 66%, मालदा में करीब 51% और उत्तर दिनाजपुर में करीब 50% आबादी मुस्लिम समुदाय के लोगों की है। हालांकि पता चला है कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने से पहले ओवैसी कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी ISF के बीच सीटों का विवाद सुलझने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब्बास सिद्दीकी ने उन्हें भरोसा दिया है कि वो AIMIM के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां बेखौफ लुटेरों ने एक शोरूम में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया, जिसका CCTV वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में हेलमेट पहने 3 लुटेरे एक एक कर शोरूम के अंदर दाखिल हो गए। दोनों दुकानदार जब तक कुछ समझ पाते, एक बदमाश ने पिस्तौल निकालकर उनकी तरफ तान दी। इसी बीच दूसरे लुटेरे ने भी पिस्तौल निकाल ली। पिस्तौल देखकर दोनों दुकानदार सहम गए और उन्होंने कैश काउंटर खोलकर लुटेरों के हवाले कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। लूटपाट के दौरान बदमाशों की भी नहीं चली, क्योंकि शोरूम में ज्यादा नकदी थी ही नहीं। ऐसे में सिर्फ 2000 रुपए ही उनके हाथ आए और पुलिस भी उनके पीछे पड़ गई। सौभाग्य की एक बात है कि उत्तराखंड की पहचान देश के खुशहाल राज्यों में रही है, जिस पर बेलगाम होते जा रहे अपराधियों ने नजर गड़ा दी है। लूटपाट, चोरी, डकैती जैसे अपराधों के लिए वहां गरीबी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उत्तराखंड में लोगों की आमदनी देश की औसत से करीब 1/3 ज्यादा है। उसके बाद भी अपराध बढ़ने का एक ही मतलब है कि वहां या तो निकम्मे और आपराधिक मानसिकता वाले नौजवानों की संख्या बढ़ रही है, या फिर पड़ोसी राज्यों के बदमाशों की सक्रियता वहां बढ़ गई है। अभी जिस हल्द्वानी शहर में तमंचा दिखाकर बदमाशों ने लूटपाट की, उसे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। रेल और सड़क की बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से हल्द्वानी उत्तराखंड का बड़ा कारोबारी शहर है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी हल्द्वानी में ही है। वहां कारोबार इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि इलाका बदमाशों से सुरक्षित रहा है। अब उसी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लूटपाट की घटनाओं से कारोबारी दहशत में है। उनके मन का डर खत्म करने के लिए लुटेरों, बदमाशों के दिल में कानून का डर पैदा करना जरूरी है, क्योंकि बदमाशों का डर नहीं खत्म हुआ तो बिजनेस करने लायक जो माहौल चाहिए वो खत्म होने लगेगा। इस बार की सर्दियों में दिल्ली में स्मॉग वाले दिन कम रहे, लेकिन प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं आई।
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने दिल्ली के प्रदूषण का अध्ययन किया। न्यूज 18 की प्रियंका काटपाल की रिपोर्ट है कि दिल्ली में पिछले साल 19 दिन स्मॉग वाले रहे थे, जबकि इस बार ऐसे दिनों की गिनती केवल 10 रही। लेकिन गंभीर स्तर पर प्रदूषण पहुंचने वाले दिनों की गिनती में खास अंतर नहीं आया। पिछली बार ऐसे दिनों की गिनती 25 थी, जो इस बार कम होकर 23 दर्ज की गई। लॉकडाउन के कारण पिछले साल की गर्मियां साफ रही थी और प्रदूषण का स्तर काफी कम था, इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि इस बार सर्दियों में भी हवा पहले के मुकाबले काफी साफ रहेगी, लेकिन यह अंदाजा गलत साबित हुआ। हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि इस बार के प्रदूषण में ज्यादा बड़ी भूमिका दिल्ली के अपने कारणों की रही, जिसकी वजह से पश्चिमी दिल्ली की हवा तो साफ रही, लेकिन उत्तरी दिल्ली बेहद प्रदूषित रही। रिसर्च में दिल्ली के जहांगीरपुरी को प्रदूषण का हॉटस्पॉट बताया गया। लोकल पोल्यूशन का असर ज़्यादा रहा। अगर आप दिल्ली के अंदर ही देखें तो दिल्ली के अंदर नॉर्थ दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित थी और वेस्ट दिल्ली सबसे कम प्रदूषित थी, और प्रदूषण का जो अंतर था वो काफ़ी ज़्यादा था